नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग चौधरी जयपुर टेक्नोविजन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको जयपुर टेक्नोविजन में अभी आरसीसी पढ़ा रहा हूं। तो आरसीसी के अंदर अपने 6 क्लास हो गई है, आज अपनी 7th क्लास है। तो देखो, आरसीसी ऐसा सब्जेक्ट है जो फर्स्ट लेक्चर से लेके और लास्ट तक जब खत्म होता है ना तब कनेक्ट होता है। अगर आप डायरेक्टली ये लेक्चर देखोगे तो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जितने भी मेरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6 तक जो हो गए उनको आप पहले पढ़ाई करना, उनको देखना। वो जब पढ़ लो तब नेक्स्ट लेक्चर को आप देखना, 7th लेक्चर को। ठीक है। तो इसमें मैं लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग आपको टाइप्स ऑफ सेक्शन बता रहा हूं। मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेक्शन वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग भी बताए, लेकिन वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग सेक्शन वही 3 प्रकार के ही होते हैं। बैलेंस्ड, अंडर और ओवर, 3 प्रकार के सेक्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इनकी डेफिनेशन अलग होती है, लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग डेफिनेशन अलग होती है, या वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग डेफिनेशन अलग होती है। ऐसा कुछ नहीं है। बस फर्क कहाँ आता है कि जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बीम के जो अपन सेक्शन का जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो उनके बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम के बेसिस पे करते हैं। तो वहां पर जो डेफिनेशन बनेगी वो स्ट्रेस के बेसिस पे बनेगी। और यहां पर अपन बात कर रहे हैं लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग, तो यहां पर जो सेक्शन का जो क्लासिफिकेशन होगा वो बेंडिंग स्ट्रेन डायग्राम के बेसिस पे होगा या बेंडिंग स्ट्रेन के बेसिस पे होगा। तो यहां पर जो क्लासिफिकेशन है इसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन अलग हो जाती है, लेकिन दोनों एक ही कहना चाहते हैं। चाहे वर्किंग से पढ़ो चाहे लिमिट से पढ़ो। आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसमें आपको यहाँ लिखा नहीं आता है कि आप वर्किंग से बताओ या लिमिट से बताओ। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के पहचानना है कि ये स्ट्रेन डायग्राम के बेसिस पे पूछ रहा है या स्ट्रेस डायग्राम के बेसिस पे पूछ रहा है। दोनों का एक ही तरीका, मैंने आपको ये पहले बता चुका हूं। लगभग आपको वापस वही चीजें पढ़नी है, लेकिन स्ट्रेन के बेसिस पे पढ़नी है। ठीक है। तो अपन देखते हैं कि जैसे वही सेक्शन 3 प्रकार के होते हैं। बैलेंस्ड सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, 3 प्रकार के सेक्शन हो गए। तो मैंने यहाँ बीम का एक क्रॉस सेक्शन बनाया, एक आरसीसी बीम है, ये आरसीसी बीम है, इसका मैंने एक क्रॉस सेक्शन बनाया। क्रॉस सेक्शन में क्या है कि ये बीम की विड्थ हो गई, ठीक है, और ये इफेक्टिव डेप्थ हो गई, तो ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई। ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस क्रॉस सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, एक कंप्रेशन जोन, एक टेंशन जोन। तो टेंशन जोन की जो कंक्रीट है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, इसलिए अपन इसके टेंशन जोन में स्टील लगा देते हैं, जैसे मैंने एएसटी लगा दिया। कंप्रेशन जोन में स्टील लगाओ तो ठीक है, नहीं तो कंक्रीट भी लोड ले सकती है। तो यहां पर कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होने के कारण कंक्रीट कंप्रेसिव लोड ले सकती है। ठीक है। तो इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है? बीम के कंप्रेशन जोन से लेके बीम के टेंशन में जो एरिया ऑफ स्टील होता है वहां के सेंट्रोइड तक की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। और ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, देखो मैंने जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में बताया कि न्यूट्रल एक्सिस 2 प्रकार की होती है। एक होती है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, एक होती है क्रिटिकल या जिसको लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ या मैक्सिमम या अल्टीमेट न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कहते हैं। तो जो लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ होती है ये एक प्रकार से बैलेंस्ड सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस होती है। ठीक है ना। तो ये मैंने न्यूट्रल एक्सिस जो बनाई है ये एक तरह से बैलेंस्ड सेक्शन की है। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग मैंने 3 स्ट्रेन डायग्राम बनाए, सेम तीनों ही बैलेंस्ड के स्ट्रेन डायग्राम है। तो इसमें क्या है कि जैसे मैं फर्स्ट बैलेंस्ड सेक्शन की बात करता हूं। तो बैलेंस्ड सेक्शन में क्या होता है कि या कंक्रीट की कंप्रेशन में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी आती है? ये यहां से यहां तक आती है। मैंने बताया कि कंक्रीट की बेंडिंग कंप्रेशन में मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 0.0035। अपन ये मानते हैं कि कंक्रीट यहां जाने के बाद फेल हो जाती है, इस पॉइंट के बाद सडन फेल हो जाती है। कंक्रीट होता है ब्रिटल मटेरियल, सडनली फेल होता है, फेल होने से पहले वार्निंग नहीं देता है। और स्टील के अंदर बैलेंस्ड सेक्शन में जो स्ट्रेन होती है वो इतनी होती है। तो जब जैसे बीम के अंदर अपन ने रेनफोर्समेंट लगाया, उसमें लोड लगाया, तो जो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ आएगी वो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ इस प्रकार आती है कि स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेन होती है वो EST इतनी होती है,
टेंसाइल स्ट्रेंथ बैलेंस्ड सेक्शन के अंदर, और कंक्रीट में जो स्ट्रेंथ आती है वो 0.0035 आती है। तो जब इसको अपन वापस मिलाते हैं तो ये न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ जो एक्चुअल वाली जो गुजरती है इसी जगह से गुजरेगी। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, जिसको न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ बोलते हैं, वो कितनी आती है, XU। ठीक है, तो इसमें अपन ये बैलेंस्ड सेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बैलेंस्ड सेक्शन में क्या हुआ कि XU लिमिटिंग और XU का मान क्या है, बराबर है। ठीक है, ये बैलेंस्ड सेक्शन कहलाता है। बैलेंस्ड सेक्शन की मूवमेंट कैपेसिटी ठीक होती है, अच्छी होती है अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन की तुलना में। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन की। देखो इनकी जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, कैसे इनकी डेफिनेशन होती है, मैं आपको पहले जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ाया था उसमें बता चुका हूं। यहाँ लिमिट के अकॉर्डिंग बताऊंगा तो वो का वहां पर जो पढ़ाया वो सेम स्थिति यहीं रहेगी, केवल स्ट्रेन डायग्राम के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। तो आपको यहाँ जितना इसमें काम में आ रहा है वही बता रहा हूं। ठीक है, तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन क्या होता है, जो सेकंड नंबर है उसकी बात अपन करते हैं। ये अंडर के लिए, जैसे तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में क्या होता है कि बैलेंस्ड सेक्शन की तुलना में बीम के जो टेंशन होता है, ये टेंशन जोन होता है, तो यहां पर जो एरिया ऑफ स्टील होता है बैलेंस्ड सेक्शन की तुलना में एरिया ऑफ स्टील अपन कम कर देते हैं। कम करने से एरिया ऑफ स्टील कम हो गया। जैसे अगर बैलेंस्ड में 20 mm के 4 सरिये लग रहे हैं, तो अपन ने सपोज करो कि अंडर रेनफोर्स्ड में 20 mm के 3 ही सरिये लगाए, तो बैलेंस्ड सेक्शन की तुलना में रेनफोर्समेंट का एरिया क्या हो गया, कम हो गया। कम होते ही स्टील के कम एरिया पर ज्यादा लोड आ रहा है, तो स्टील की जो स्ट्रेन है, स्टील की स्ट्रेन है वो इस प्रकार से बढ़ती है, यहां तक ये बढ़ती है। जब कंक्रीट इस यहां पर पहुंचता है तब स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेन है वो यहां तक आ जाती है, यहां तक आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टील इसके बाद में तुरंत फेल हो जाता है। स्टील इस पॉइंट के बाद में तुरंत फेल होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है, धीरे धीरे फेल होने लगता है। तो इस पॉइंट के बाद में जब यहां स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है और कंक्रीट फेल कहां होगा, यहां तक। जब कंक्रीट इस पॉइंट पर पहुंचता है, स्टील इस पॉइंट पर पहुंचती है, तो इस ड्यूरेशन में ये इतनी स्ट्रेंथ आई, इसमें स्टील के अंदर धीरे धीरे डिफॉर्मेशन आने लगता है, स्टील अपना लोड कंक्रीट पर ट्रांसफर करने लगता है। तो जो टेंशन में जो कंक्रीट है उसमें क्रैक आने लगते हैं, जिससे अपने को सेक्शन फेल होने से पहले क्या देता है, वार्निंग देता है। और स्टील जो है वो सडनली पूरा का पूरा लोड कंक्रीट पे ट्रांसफर करेगा नहीं, तो सडनली कंक्रीट फेल होगी नहीं। तो फेल कौन हो रहा है इसमें? स्टील पहले फेल हो रहा है। कंक्रीट कंप्रेशन में से फेल नहीं हो रही है, स्टील पहले फेल हो रहा है। स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है, धीरे धीरे फेल होता है, फेल होने से पहले वार्निंग देता है। इसलिए ये जो सेक्शन होता है ये एक अच्छा सेक्शन माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि ये फेल होने से पहले वार्निंग देता है। अब इसमें फेलियर कौन सा होता है? ये जो अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन है इसमें टेंशन फेलियर होता है। और फेल कौन होता है? स्टील होता है। फेल होने से पहले क्या देता है? वार्निंग देता है। ठीक है, और स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेन आई EST का मान देखो, ये इतनी 0.87 FY ये इतनी थी। अब ये जो टेंसाइल स्ट्रेन है ये इतनी आ गई, तो इस वैल्यू से ये स्टील की टेंसाइल स्ट्रेन का मान ज्यादा आ गया। जब अपन इसको मिलाते हैं तो जो न्यूट्रल एक्सिस होती है वो कहां से गुजरेगी? यहां से पास होगी न्यूट्रल एक्सिस। तो ये यहां से लेके यहां तक की जो डेप्थ है ये होगी XU, और ये यहां से लेके यहां तक की डेप्थ होगी ये होगी XU लिमिटिंग। तो इसका मतलब अपन बैलेंस्ड अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन में ये कह सकते हैं कि XU लिमिटिंग का मान XU से ज्यादा है। तो पहला फेल कौन हो रहा है? स्टील पहले फेल हो रहा है। स्टील फेल होने से स्टील कैसा देता है कि फेल होने से पहले एक वार्निंग देता है। दूसरी बात कि जो अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन होता है इसके अंदर लीवर आर्म जो डेप्थ होती है या जो लीवर आर्म होता है उसका मान बढ़ जाता है। बैलेंस्ड सेक्शन की तुलना में लीवर आर्म बढ़ जाता है, लेकिन मूवमेंट कैपेसिटी अंडर से कम आती है। सॉरी, मूवमेंट कैपेसिटी बैलेंस्ड सेक्शन से कम आती है। किसमें? अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन में। बैलेंस्ड की मूवमेंट कैपेसिटी अंडर से ज्यादा होती है और लीवर आर्म बैलेंस्ड सेक्शन की कम होती है। अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन की लीवर आर्म डेप्थ ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन हो गया। तो ये दोनों सेक्शन अपन ज्यादा यूज में लेते हैं। तो मैंने जब लिमिट स्टेट मेथड पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था? स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी रहनी चाहिए?
कि 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002 यही रहती है ना। तो इसमें इक्वल है तो कौन सा सेक्शन है, बैलेंस्ड। ज्यादा है तो कौन सा है, अंडर। मैंने बोला था कि स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ का मान इस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए, कम होते ही ये सेक्शन बनेगा ओवर एनफोर्स्ड। ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन अपन डिजाइनिंग में यूज में नहीं लेते हैं, समझ में आया ना। तो इसलिए ये जो मैंने पॉइंट बताया था ना, ये पहले मैं बता चुका हूं इसको। अजम्पशन में यही था कि सेक्शन या तो अंडर होना चाहिए या बैलेंस्ड सेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन की। तो ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन में क्या है, देखो हमेशा अंडर हो चाहे ओवर हो, कंपेयर किससे करना है, बैलेंस्ड से। तो बैलेंस्ड सेक्शन की तुलना में बीम के टेंशन जोन में, देखो कंप्रेशन जोन की बात नहीं हो रही है, बीम के टेंशन जोन में बैलेंस्ड सेक्शन की तुलना में एरिया ऑफ स्टील अगर ज्यादा लगा दिया जाए, तो अगर सपोज करो कि बैलेंस्ड सेक्शन में 20 mm के 4 सरिये लग रहे हैं, मैंने 6 सरिये लगा दिए, 20 mm के 6 सरिये लगा दिए, तो एरिया ऑफ स्टील बढ़ गया। एरिया ऑफ स्टील बढ़ते ही जो टेंशन जोन है ना वो कंप्रेशन जोन की तुलना में ज्यादा मजबूत हो गया। तो टेंशन जोन में लोड कौन ले रहा है, स्टील ले रहा है। कंप्रेशन जोन में लोड कौन ले रहा है, कंक्रीट ले रहा है। तो टेंशन जोन मजबूत हो गया, तो जब ज्यादा लोड लोड टेंशन मजबूत हो गया तो पहले फेल कौन होगा, कंप्रेशन जोन। कंप्रेशन में से फेल होगा, कंप्रेशन में से कौन फेल होगा, कंक्रीट फेल होगी। तो जब कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहां पहुंचती है, उस समय जो टेंशन जोन में जो स्टील लगा है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बैलेंस्ड सेक्शन से कम आती है, यानी यहीं तक आ पाती है। अब स्टील को फेल होने के लिए कम से कम स्ट्रेंथ इतनी चाहिए, इसके बाद में धीरे धीरे स्टील फेल होगा और कंक्रीट यहां पहुंचेगा। कंक्रीट इसके बाद में सडनली फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा, कंक्रीट है एक ब्रिटल मटेरियल, फेल होने से पहले वार्निंग नहीं देगा, और वार्निंग नहीं देगा, सडनली फेल होगा, फेल होते ही पूरा सेक्शन जो होगा वो टूटकर नीचे आ जाएगा। तो ये जो सेक्शन होता है ये वाला, ये फेल होने से पहले किसी प्रकार की कोई वार्निंग नहीं देता है, जबकि ये दोनों ये सेक्शन फेल होने से पहले वार्निंग देगा। तो इसमें इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ मिलेगी वो कहां से पास होगी, इस जगह से पास होगी। तो यहां से लेके यहां तक की जो डेप्थ है ये एक्सयू कहलाती है। और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ आई स्टील में वो तो इतनी आई है ना। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की स्टील की का मान क्या हो गया, इस वैल्यू, यानी ये बैलेंस्ड सेक्शन की स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तो इससे कम हो गया। तो इसका मतलब ये सेक्शन कैसा हो गया, ये ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन हो गया। तो ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन की क्या कंडीशन होगी, देखो पहली कंडीशन, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ है स्टील का, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका मान कितना है 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002 से कम है, जो कि नहीं होना चाहिए, कम है, इसलिए अपन इसको यूज में नहीं लेते। पहला फेल कौन होगा, कंक्रीट फेल होगी। कंक्रीट कहां से फेल होगी, कंप्रेशन में से, तो इसको कंप्रेशन फेलियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंप्रेशन फेलियर। और ये कैसा फेलियर कहलाता है, ये ब्रिटल फेलियर कहलाता है। ब्रिटल फेलियर इसलिए कहलाता है कि कंक्रीट पहले फेल होती है, इसलिए ब्रिटल फेलियर कहलाता है। जबकि एक चीज ध्यान रखना, ब्रिटल फेलियर हो रहा है लेकिन इस सेक्शन में ओवर रेनफोर्स्ड में रेनफोर्समेंट क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो रेनफोर्समेंट भी आप ज्यादा लगा रहे हो और सेक्शन भी आपका कैसा बन रहा है, ब्रिटल बन रहा है। तो इसका मतलब आपको नुकसान, दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। सेकंड क्या है इसमें कि ये जो कंप्रेशन फेलियर हो रहा है ये कौन सा हो रहा है, ये सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर हो रहा है। जो कंप्रेशन फेलियर हो रहा है ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन में, ये कैसा हो रहा है, ये सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर हो रहा है। सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर, सेकेंडरी इसलिए बोलते हैं कि प्राइमरी कंप्रेशन तो एक्सियल के कारण जो फेल होता है और जो बेंडिंग के कारण फेल होता है वो कौन सा कहलाता है, सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर कहलाता है। बहुत सारे लड़के ये समझ लेते हैं कि सेकेंडरी का मतलब ये हो जाता है कि पहले प्राइमरी यानी ये पहले फेल होना चाहिए फिर सेकेंडरी, ये ऐसा नहीं है। सेकेंडरी कंप्रेशन का मतलब है जो बेंडिंग के कारण फेल हो रहा है। लेकिन
यहां पहले इन दोनों में से फेल कौन हो रहा है, ये वाला यहां से फेल हो रहा है, कंक्रीट फेल हो रही है, कंक्रीट ब्रिटल है मटेरियल है, सडनली फेल होती है, फेल होने से पहले किसी प्रकार की कोई वार्निंग नहीं देती है। नेक्स्ट, इसमें XU का मान XU लिमिटिंग से ज्यादा होता है, यानी बैलेंस्ड सेक्शन की जो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है उससे इसकी न्यूट्रल एक्सिस ज्यादा होती है, इसलिए जो लिमिट स्टेट मेथड है या वर्किंग स्ट्रेस मेथड है उसमें ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन से बीम का डिजाइन या बेंडिंग मेंबर में कौन आता है, स्लैब भी आती है, बीम भी आती है। तो जो बेंडिंग मेंबर है, बेंडिंग मेंबर का डिजाइन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको जब भी अगर हो तो इसको यूज में नहीं लेना है, ठीक है। तो ये अपने 3 प्रकार के सेक्शन पढ़े, अंडर बैलेंस्ड, अंडर एनफोर्स्ड, ओवर एनफोर्स्ड, ये दोनों सेक्शन ही अपने यूज में लेते हैं। तो लीवर आर्म किसकी ज्यादा, इसकी लीवर आर्म डेप्थ सबसे ज्यादा होती है, इसकी लीवर आर्म उससे कम होती है, इसकी लीवर आर्म सबसे कम होती है, ठीक है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्टील होता है वो डक्टाइल मटेरियल होता है, बिल्कुल होता है। कंक्रीट कैसा होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है, बिल्कुल होता है। ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन में स्टील की क्वांटिटी ज्यादा लगती है टेंशन जोन में, बिल्कुल लगती है। तो ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन है वो ज्यादा डक्टाइल होता है, ऐसा नहीं है। ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन ब्रिटल होता है, जबकि रेनफोर्समेंट उसमें ज्यादा लग रहा है। लेकिन उसका मतलब क्या है, रेनफोर्समेंट टेंशन जोन में लग रहा है, यहां से तो फेल नहीं हो रहा, लेकिन यहां से फेल हो रहा है कंक्रीट में, कंप्रेशन में से, ठीक है। इसको सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर कहते हैं, ब्रिटल फेलियर कहते हैं, या ये ब्रिटल सेक्शन बनाता है, ठीक है। इसमें स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ का मान इससे कम होता है। तो ये 3 प्रकार के सेक्शन होता है। आपको बेंडिंग मेंबर को समझने के लिए सेक्शन आना बहुत जरूरी है। अगर सेक्शन नहीं आया तो आप बेंडिंग मेंबर को समझ नहीं सकते कि सेक्शन क्या बन रहा है, अंडर है, ओवर है, बैलेंस्ड है, कब बन रहा है, ठीक है। तो ये अपने 3 प्रकार के सेक्शन हो गए। देखो, जैसे आपको डिस्प्ले पे एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, उसमें क्या है कि उसमें दिया गया है कि कोई बेंडिंग मेंबर है, फ्लेक्सुरल मेंबर मतलब बेंडिंग मेंबर। बेंडिंग मेंबर कौन से होते हैं, बीम होता है, स्लैब होती है, ये बेंडिंग मेंबर होते हैं। तो बेंडिंग मेंबर है, बेंडिंग मेंबर के लिए दिया गया है कि डिजाइनिंग के लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनको आपको कंसीडर करना है। और उन पॉइंट में से कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे आपको दिया है ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन, दूसरा दिया है टेंशन फेलियर, तीसरा पॉइंट दिया है कंप्रेशन फेलियर, है ना, और चौथा पॉइंट दिया आपको अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं UR, अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन। तो इसमें बोला, क्वेश्चन में बताया गया है कि जो बेंडिंग मेंबर है उसमें सेफ डिजाइन के लिए किस किस पॉइंट को कंसीडर करते हैं। तो मैंने बताया है कि बेंडिंग मेंबर के डिजाइन के लिए अपन ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन तो यूज में लेते नहीं है, ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन तो यूज में लेते नहीं है। तो ओवर एनफोर्स्ड यानी ये तो आएगा नहीं। ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन कहां से फेल होता है, कंक्रीट फेल होती है, यानी ब्रिटल फेलियर होता है, कंक्रीट फेल होती है। कहां से फेल होती है, कंप्रेशन जोन में से, तो उसको अपन कंप्रेशन फेलियर कहते हैं, तो ये भी नहीं लेंगे। अब बात करते हैं अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन, डिजाइन के लिए यूज में लेते हैं, तो ये पॉइंट आ जाएगा। अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन कहां से फेल होता है, टेंशन फेलियर होता है, तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तो आपके इसमें दूसरा और जो ये 4 नंबर यानी सेकंड और 4th नंबर का जो पॉइंट है ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन में है 2 और 4 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मैं जैसे मोबाइल पे पढ़ रहा हूं तो आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा। तो उसमें किस तरह से क्वेश्चन है कि आपको एक स्टेटमेंट देगा, फिर एक दूसरा स्टेटमेंट देगा R, एक A स्टेटमेंट, एक R, इसमें ऑप्शन देगा A, B, C और D। फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा कि बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो जो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और जो सेकंड वाला है वो पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तब आपका आंसर आ जाएगा A।
बी ऑप्शन तब आएगा जब दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट रहेंगे, लेकिन जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, तब आपका बी ऑप्शन होगा। अगर फर्स्ट सही है सेकंड गलत है तो आपका ऑप्शन सी, अगर फर्स्ट गलत है सेकंड सही है तो आपका ऑप्शन होगा डी। तो आपको ऑप्शन बताना है कौन सा। जैसे स्टेटमेंट पहला है, यानी इस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, द बिहेवियर ऑफ ओवर एनफोर्स्ड बीम इज मोर डक्टाइल देन अंडर एनफोर्स्ड बीम, यानी जो ओवर एनफोर्स्ड बीम होती है वो अंडर एनफोर्स्ड बीम की तुलना में ज्यादा डक्टाइल होती है। सही है क्या? गलत है। क्यों? डक्टाइल सेक्शन कौन देता है? अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन देता है, तो आपका पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। सेकंड है ओवर एनफोर्समेंट बीम कंटेंट्स मोर स्टील एंड स्टील इज मोर डक्टाइल देन कंक्रीट, कि ओवर एनफोर्स्ड बीम होती है उसके अंदर ज्यादा स्टील लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं, लेकिन और कह रहा है कि स्टील इज मोर डक्टाइल देन कंक्रीट, कि स्टील कंक्रीट की तुलना में ज्यादा डक्टाइल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन जो उससे जो सेक्शन बनेगा वो डक्टाइल थोड़ी ना होता है, वो तो ब्रिटल होता है, क्योंकि रेनफोर्समेंट ज्यादा लग गए, रेनफोर्समेंट ज्यादा डक्टाइल होता है, लेकिन फेल कौन हो रहा है? रेनफोर्समेंट थोड़ी फेल हो रहा है, कौन फेल हो रहा है? कंक्रीट। और कंक्रीट कैसा है? ब्रिटल। इसलिए आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको डिस्प्ले पर नजर आ जाएगा। इफ द डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जैसे अपना वर्किंग स्ट्रेस मेथड में पढ़ते हैं तो एन बोलते हैं, ठीक है। इफ द डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इन बीम इज मोर देन डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस किसे कह रहे हैं? एनसी को कहते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, तो ये ज्यादा है। ये कह रहा इफ द डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इन बीम इज मोर देन डेप्थ ऑफ क्रिटिकल एक्सिस देन बीम इज कॉल्ड, तो उसे बीम कैसे बीम कहेंगे? अब ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग है, लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग इसके इक्विवेलेंट जैसे अपन क्या लेते हैं? न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ यानी एक्सयू, इसके इक्विवेलेंट क्या लेते हैं? एक्सयू लिमिटिंग। तो ये कह रहा है कि भाई ये ज्यादा है, तो ये लिमिट के अकॉर्डिंग है। तो आप चाहे लिमिट के अकॉर्डिंग पूछे चाहे वर्किंग के अकॉर्डिंग पूछे, जब न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ या एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ क्रिटिकल या लिमिटिंग से ज्यादा रहती है तो वो आपका सेक्शन कैसा बनता है? ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन बनता है। कैसा सेक्शन बनता है? ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं अपने को, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होती है ना उसको अपने को समझने में थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो अपन समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। जितना अच्छा आपका क्वेश्चन होगा आंसर अपने आप आ जाएगा। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं और ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देते हैं, मतलब उस पे ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। ऐसा करना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। तो अपने को क्या करना है कि क्वेश्चन को जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हो एग्जाम की, तब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितना अच्छा क्वेश्चन समझ में आएगा, ऑप्शन चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ एनी टेंशन रेनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम अटेंड्स इट्स यील्ड स्ट्रेस ड्यूरिंग लोडिंग बिफोर द कंक्रीट इन कंप्रेशन जोन फेल ड्यू टू क्रशिंग, द बीम इज सेड टू बी। ये कह रहा है कि कंक्रीट अपने कंप्रेशन में क्रशिंग के कारण फेल होने से पहले एक आरसीसी बीम के अंदर जो रेनफोर्समेंट है, कौन सा रेनफोर्समेंट? टेंशन रेनफोर्समेंट, वो अपने यील्ड स्ट्रेस को पहले अटेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अपन ने पढ़ा था उसी तरह से स्ट्रेस के बेसिस पे पढ़ो या स्ट्रेन के बेसिस पे पढ़ लो। तो अटेंड कौन कर रहा है? कंक्रीट फेल होने से पहले अटेंड कौन हो रहा है? स्टील। तो पहले फेल कौन होगा? स्टील। कहां से? टेंशन में से। टेंसाइल रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है ना, तो टेंशन में पहले कौन होता है? अंडर होता है कि ओवर में होता है? अंडर में होता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे अपने क्लास वगैरह में है, अपन ऐसा करेंगे, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए होते हैं वो अपन डेली के डेली पढ़ेंगे,
ठीक है, तो जो क्वेश्चन पढ़ा उसके डेली क्वेश्चन हो गए, साथ साथ में मैं आपको डेली करवा दूंगा। तो आप है ना डेली पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और जमकर पढ़ाई करो। और घर पे आप पढ़ाई करते हो तो सबसे ज्यादा एक चीज पर ध्यान रखो कि ज्यादा से ज्यादा जो भी टॉपिक पढ़ा आपने उसके ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा निकालो। अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं निकालते हो तो फिर आप मतलब ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हो लेकिन उसको पेपर सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप जो पढ़ रहे हो उसको पढ़कर अप्लाई करना सीखो। अप्लाई करना जब तक नहीं सीखेंगे तब तक अपना एग्जाम फाइट नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लड़के देखे हैं मैंने जो डेली 7-8 घंटे पढ़ाई करते हैं और एग्जाम नहीं निकलता है। कारण क्या होता है कि क्योंकि उनको ऑब्जेक्टिव से डर लगता है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना नहीं जानते, या जो क्वेश्चन जो थ्योरी पढ़ी है उसको अप्लाई करना नहीं जानते। तो उसका एक ही तरीका है कि जो आप पढ़ते हो उसको पढ़कर उससे जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा निकालो। जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालना अच्छे से आ जाएगा तो आपका कंपटीशन अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो बाकी तो आप ऐसे अगर सिर्फ थ्योरी को पढ़ते रहे तो आपको कुछ नहीं है। और जो भी जैसे आपको आरसीसी में पढ़ाया जा रहा है उसके आप नोट्स उतार सकते हो। आपको जैसे ऑफलाइन क्लास लेनी है तो आप ऑफलाइन क्लास लेने भी आ सकते हो। जब भी आपकी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी तो हम पूरी सेफ्टी के साथ में कोचिंग स्टार्ट करेंगे और उसमें ऑफलाइन क्लासेज प्रॉपर पहले की तरह स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालो। कुछ जैसे बुक्स आती है मार्केट में उनको आप खरीद लो या ऑनलाइन मंगवा लो, और बहुत सारे लड़कों के पास में होगी तो उनसे पढ़ो। जैसे आईएएस के प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ो, वो थोड़ा लेवल ठीक मिलता है। या फिर गेट के जो जैसे जेएन की तैयारी कर रहे हो तो कुछ गेट के जो इजी क्वेश्चन है वो पढ़ लो। जैसे गुप्ता एंड गुप्ता की किताब है वो पढ़ लो, या जो यूथ पब्लिकेशन है, यूथ पब्लिकेशन में बहुत सारी मिस्टेक है ना, तो उस यूथ पब्लिकेशन के आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और उसके आंसर लेना है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें गलत आंसर दे रखा है तो आप गलत आंसर के अकॉर्डिंग पढ़ो, बस उसमें से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। आपको जो सही लगता है उसमें ठीक है, अगर गलत लगता है तो उसको मार्क कर लो। और फिर जो टीचर है या हमारे जो व्हाट्सएप नंबर वगैरह दिए हुए हैं आप उन पे पूछ सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा जो एसएससी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो उसके लिए जैसे बहुत सारी बुक्स आती है, जैसे आईएएस मास्टर की भी आती है, मेडीजी की भी आती है, अलग अलग इंस्टीट्यूट बहुत सारे एसएससी की बुक्स वगैरह निकालते हैं जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाते हैं, आप मार्केट से खरीद सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।